नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और आज 5 के पंच की पहली खबर अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी है। दरअसल अमेरिका ने एक बार फिर भारत को धमकियां दिया है कि वो भारत पर 500% टैरिफ लगा सकता है। वहीं आज 5 के पंच की दूसरी खबर जो है वो ईडी छापेमारी से जुड़ी है। दरअसल बंगाल में ईडी छापेमारी से हड़कंप मच गया। इसके अलावा 5 के पंच की तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। वहीं 5 के पंच की चौथी खबर जम्बूरी विवाद की है, जो अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। और 5 के पंच की पांचवी खबर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी है, जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने स्विट्जरलैंड जाएंगे। तो ये 5 के पंच की 5 तस्वीरें और खबरों को विस्तार से समझाएंगे और 5 के पंच की ये 5 खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों जमकर धौंस दिखा रहे हैं, दुनिया भर के देशों को धमकियां दे रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत, चीन और ब्राजील पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया है। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडेस ग्राहम ने बताया कि उन्होंने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने संसद बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी दे दी। यह बिल पिछले कई महीनों से तैयार किया जा रहा था। इसे अगले हफ्ते संसद में वोटिंग के लिए लाया जा सकता है। इस बिल का नाम सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 है। इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाला यह बिल एक बाइपार्टिसन यानी द्विदलीय बिल है। यह बिल रिपब्लिकन सेनेटर लिंडेस ग्राहम और डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने मिलकर पेश किया है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के मुताबिक इस बिल में अभी 85 सह प्रायोजक को स्पॉन्सर हैं, यानी सीनेट के 80% से ज्यादा सांसद इनके समर्थन में हैं। बिल में राष्ट्रपति को विशेष छूट देने का भी प्रावधान है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर दबाव बनाने की ज्यादा ताकत मिल सके। यानी जो देश इस समय रूस से तेल खरीद रहे हैं उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। इन देशों में भारत भी शामिल है। भारत, चीन और ब्राजील ऐसे देश हैं जो लगातार बड़े पैमाने पर तेल की खरीदी करते हैं। ऐसे में अब जो है अमेरिकी सेनेट में यह प्रस्ताव लाया गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी। पहला सवाल तो आपसे यही है। देखिए, पहले तो उन्होंने वेनेजुएला को तहस नहस कर दिया, अपने हिसाब से ग्रीनलैंड पर धमकी दे रहे हैं, और अब बात भारत की आ रही है 500% टैरिफ लगाएंगे। वो तो पूरी तरीके से दादागिरी पर उतर आए हैं। नितिन जी, देखिए, बिल्कुल जो ट्रंप का व्यवहार है खासकर भारत को लेकर वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक देश, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। जो ट्रंप के इरादे वो बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। यूक्रेन जो युद्ध बढ़ाने का जिम्मेदार यूरोप है और ट्रंप अंततः भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाकर यूक्रेन के युद्ध को रोक नहीं सकते। तो बड़ी अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि ट्रंप न तो यूरोप के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, न लैटिन अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, न भारत जैसे एशिया के जो अपने महत्वपूर्ण साझेदार हैं उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप की जो ये अप्रत्याशित कदम हो रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि ट्रंप की इन कदमों को बढ़ावा वहीं पर डेमोक्रेट्स भी दे रहे हैं और रिपब्लिकन्स भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि एक ट्रंप के देश में एक श्वेत वर्चस्ववाद पनप रहा है, एक ऐसा वर्चस्ववाद पनप रहा है जो पूंजीपतियों का वर्चस्ववाद है, और उसके जाल में लोकतंत्र भी आ रहा है। और इन सब में एक दिलचस्प चीज यह है कि ट्रंप के संबंध शी जिनपिंग जैसे नेताओं से अच्छे नजर आ रहे हैं, ट्रंप के संबंध पुतिन जैसे लोगों से अच्छे नजर आ रहे हैं।
जो ट्रंप है वो आसिम मुनीर जैसे लोगों को भोज भी दे रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों का महत्व वो ठीक तरीके से नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए अमेरिका की जो नीति है, एक राष्ट्रपति एक बार 4 साल, एक बार 4 साल, उसके बाद काम खत्म। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश को ऐसे मुहाने पर ले जा रहे हैं जहां पर भविष्य में कोई भी देश उन पर भरोसा नहीं कर पाएगा? जो रणनीति आप अपनाई जा रही है अभी, वो भविष्य के लिए अमेरिका के लिए खतरा है क्या? देखिए नदीम जी, बहुत अहम सवाल है आपका। अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में इसीलिए क्योंकि अमेरिका पर दुनिया भरोसा करती है। अमेरिका से दुनिया ये अपेक्षा करती है कि अमेरिका उन नीतियों को बढ़ावा देगा जो विकासशील देशों को फायदा पहुंचाएगी, पिछड़े देशों को फायदा पहुंचाएगी। अब आप जलवायु को लेकर जो जिम्मेदार संगठन है उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप आने वाले समय में जलवायु का संरक्षण करने वाले बड़े बड़े मंचों पर नहीं होंगे। जलवायु ठीक तरीके से रहे तो विकासशील देशों को जो मदद देना है वो मदद आप नहीं देंगे। तो ये जो ट्रंप का व्यवहार है वो ऐसा इतना अविश्वसनीय होता जा रहा है कि अब उन पर भरोसा किया नहीं जा सकता। आप देखिएगा कि भाई आप वेनेजुएला में देख सकते हैं कि वेनेजुएला की सत्ता को जरूर पलट दिया है, लेकिन आप जब कहते हैं कि हम वेनेजुएला का ध्यान रखेंगे तो अभी तक जो अमेरिका का रिकॉर्ड रहा है दुनिया भर में कि वो जहां पर भी सत्ता तो बदल देता है, सत्ता तो पलट देता है, लेकिन उसके बाद वहां की व्यवस्थाओं पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। बिल्कुल, वहां की व्यवस्था पर जो है वो नियंत्रण करना मुश्किल है। लेकिन सर, मेरा सवाल एक अहम ये भी है कि भारत को अब कैसे प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी? अमेरिका को अब मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा या अभी भी हमें द्विपक्षीय चीजों को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा? देखिए, समय के साथ नदीम जी भारत को अपनी जो नीतियां हैं उसको समझने की जरूरत है। खासकर दक्षिण में हम बड़े एक अपर हैंड हमारा हुआ करता था, आसियान में हम एक अच्छे पायदान पर हुआ करते थे। तो जब तक आप क्षेत्रीय शक्ति नहीं बनेंगे, जब तक आप पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, तो ऐसे में अमेरिका जैसी विश्व शक्तियां जो है वो दुरुपयोग करेगी। और भारत को यह देखना होगा कि वापस दक्षिण जैसे संगठनों को मजबूत करे, आसियान में अपनी स्थिति को मजबूत करे, क्योंकि क्षेत्रीय संगठनों का नेतृत्व करके आप अमेरिका जैसे देशों पर क्षेत्रीय संगठनों की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय देशों की, लेकिन फिलहाल भारत के पास ये भी सिक्का भारत के पक्ष में नजर नहीं आया। हमने देखा मालदीव और बांग्लादेश के हालात क्या है, श्रीलंका भी कुल मिलाकर चीन के पास ही खेलता है। तो देखना होगा कि भारत अब किस तरीके से विदेश नीति को आगे बढ़ाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलोने जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अमेरिका लगातार दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है और दुनिया भर में अपना वर्चस्व बनाने के लिए अब जो है आगे वो इसी तरीके से रणनीति अपनाएगा या वो इससे पलटेगा, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर ईडी जमकर कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ टीएमसी इसका विरोध भी करती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक व चुनावी प्रबंधन का काम कर रही आईपैक के कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 स्थित कार्यालय सहित 15 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इसके साथ ही कंपनी के मालिक प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट कार्यालय पर भी ईडी की टीम गुरुवार 8 जनवरी सुबह से छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली से कोलकाता पहुंची ईडी की टीम कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में यह छापेमारी कर रही है। क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब डेटा चोरी हो रहा है, इंक्वायरी के नाम पे जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया। ये लीगल बैटल है, वो स्टेट उसका ऊपर हम यहां पर तो ये आप सुन रहे थे कोलकाता में टीएमसी के प्रवक्ता को बताया ये जा रहा है कि टीएमसी खुलकर इसका विरोध कर रही है। कोलकाता से पहुंची ईडी की टीम कोयला घोटाले से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में छापेमारी कर रही है।
कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर ईडी के पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गईं। सीएम ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस से फाइल और लैपटॉप लेकर निकली हैं। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यजनक है कि यहां केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं। यहां पार्टी के गोपनीय दस्तावेज, रणनीति व उम्मीदवारों की सूची रहती है। सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज व हार्ड डिस्क लेकर जा रही हूं। सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह नेस्टी गृह मंत्री हैं, वह देश की रक्षा करने में नाकाम है। सीएम ने आगे कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के पार्टी कार्यालय पर ईडी से छापेमारी करवाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिला कोर्ट, जबकि मध्य प्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ये सभी धमकियां ईमेल के जरिए भेजी गईं। राजनांदगांव में तमिलनाडु से भेजे गए एक संदिग्ध मेल के जरिए मिली सूचना मिलते ही जिला कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड पहुंचकर सघन जांच कर रही हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ जांच में जुटी हुई हैं। तो एक ही दिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में ईमेल भेजा गया और ये कहा गया कि बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, रीवा और दुर्ग की जो अदालतें हैं इनको बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके बाद से तुरंत सुरक्षा एजेंसियां जो है सतर्क हुई, मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल जारी है। तमिलनाडु के कुछ यूनियन से रिलेटेड मेल है जो कि सभी एनआईसी मेल के जरिए और कुछ कुछ कोर्टों में आई है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पे वहाँ भी चेकिंग वगैरह, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और ये सब चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं और एहतियात के तौर पर सभी अच्छे से बारीकी से चेक किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग भी होती है हम लोग की, तो आज उसको भी ध्यान में रख के किया जा रहा है कि कोई असामाजिक तत्व या कोई भी ऐसी गतिविधि अगर वहाँ पे दिखती है तो उसमें कार्रवाई करें। ये हाईकोर्ट को भी अलर्ट किया गया है। अब वो तो डेली हमारी हाईकोर्ट तो चेकिंग होती ही है सवेरे, और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समय। और चलिए ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये बेहद गंभीर विषय है। कोर्ट के बारे में, अदालतों के बारे में इस तरीके से ईमेल मिलना, अब तक जांच कहां तक पहुंची है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर के अलावा, माफ कीजिएगा, राजनांदगांव और बिलासपुर के जिला सत्र न्यायालय को ईमेल के माध्यम से यह धमकी मिली थी कि दोनों ही कोर्ट परिसर को बम से उड़ा दिया जाएगा और वहां पर आईडी और आरडीएक्स रखा गया। यदि ये विफल होता है तो वहां पर जो है कहीं न कहीं आत्मघाती जो हमलावर है वे तैनात हैं। और इस हमले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी रायपुर के भी जिला न्यायालय परिसर में जो है रायपुर पुलिस ने व्यापक अभियान चलाया। इसके अलावा जो है बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से भी जो है लगातार जो है पूरे एरिया की जो है सघन तलाशी की गई। साथ ही साथ जो है कोर्ट परिसर में जो है जो भी संदिग्ध दिख रहे थे उनसे भी पूछताछ की गई, मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच हुई। इसके अलावा जो है तो साथ ही साथ जो है वहां पर डीमाइनिंग के कार्य भी किए गए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात ना हो। जिस प्रकार से जो है राजनांदगांव में जिला न्यायालय परिसर को जो मेल भेजा गया था, उसे मेल भेजने वाले विक्रम _ राजा गुरु @outlook.com इसके नाम से जो है इस मेल आईडी से जो है यह मेल आया था। और इस मेल आईडी के आने के बाद जो है कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात की अभी सूचना नहीं है। बिल्कुल मनोज, क्या ये माना जाए कि ये शरारती तत्वों ने किया है एक तरीके से बस माहौल खड़ा करने के लिए?
ये निश्चित रूप से अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा किया गया है या कोई प्रतिबंधित संगठन की ओर से यह मेल भेजा है, इसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो है पुलिस के अलावा जो है सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी धमकी को गंभीरता से लिया और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था जो है सभी जिला न्यायालय परिसर में किए गए थे। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। और चलिए, रीवा की अदालत में भी धमकी की खबर आई, यहां पर भी मेल भेजा गया, वहां की क्या स्थिति है वो आपको बताते हैं। मौजूद हूँ रीवा जिला न्यायालय में। आपको बताऊंगा कि यहाँ मेल द्वारा रीवा न्यायालय को बम से उड़ाने की एक साउथ से धमकी ईमेल द्वारा आया गया है। जैसे ही ईमेल आया है तो यहाँ पुलिस हरकत में आ गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बम स्क्वाड के लोग भी आ गए हैं और पूरा न्यायालय यहाँ खाली कराया गया है और यहाँ विशेष जांच चल रही है। पूरे न्यायालय खाली कर दिए। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ देख सकते हैं जितने यहाँ के कर्मचारी हैं, वकील हैं, इनको सबको कोर्ट न्यायालय से बाहर कर दिया गया है और न्यायालय के अंदर जाना सबको मना कर दिया गया है। और यहाँ पे विशेष जांच चल रही है और पुलिस विशेष जांच कर रही है कि ये मेल कहां से आया है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। INH के लिए दिनेश दाहिया, रीवा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन होने वाला है। लेकिन उससे पहले अब इस पूरे मामले में जमकर विवाद की स्थिति बन रही है। एक ओर जहां बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे स्थगित करने का फैसला कर दिया था, वहीं इस पूरे मामले में बाद में विज्ञप्ति जारी कर इसके आयोजन पर जो है रोक को हटा दिया गया और इसे बरकरार रखा गया था। दरअसल 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी पर विवाद गहरा गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आयोजन को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट में अब याचिका भी दायर की है। इसमें कहा गया है कि उनको इस पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक है। ना तो उन्हें इस बारे में कोई सूचना दी गई और ना ही कोई सुनवाई का मौका। पूरी कार्रवाई एक तरफा तरीके से की जा रही है। वहीं मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं। यह आयोजन केंद्र सरकार का विषय है, इसमें पूरे देश से स्काउट गाइड शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोजन छत्तीसगढ़ में ही किया जाएगा। और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल से कल उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया है और सारी बात क्लियर हो गई है उसमें। और ये तो सेंट्रल का मामला है और पूरे देश के स्काउट गाइड के कैडेट्स यहाँ पर आएंगे और ये पूरा केंद्र से कार्यक्रम। और चले इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, आप तो सुने ही होंगे कि किस तरीके से स्काउट गाइड्स को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने पहले इसे रद्द किया, दोबारा सरकार ने कहा आयोजन होगा और अब वो हाई कोर्ट उन्होंने याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में। इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गुटबाजी चरम सीमा पर है। ना तो सरकार में समन्वय है, ना संगठन में समन्वय है। और जिस प्रकार से पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी और वर्तमान शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के बीच में भारत स्काउट गाइड के जो छत्तीसगढ़ के हेड बनने को लेकर जो नुरा कश्ती चल रहा है, नुरा कुश्ती हो रही है, रस्साकशी हो रही है, उससे पूरे प्रदेश में देश में छत्तीसगढ़ की छवि खराब हो रही है। और अब मामला न्यायालय के संज्ञान में है। और जिस प्रकार से जम्बूरी में घोटाला हुआ है, गड़बड़ियां की गई टेंडर के नाम से, किस प्रकार चहेतों को फायदा पहुंचाया गया है, जो प्रदेश स्काउट गाइड के जो चीफ हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने तो स्थगन की बात कही है, कार्यक्रम स्थगित होने की। उसके बाद गजेंद्र यादव जी कहते हैं कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम होगा करके सूचना देते हैं, गौरव की बात करते हैं, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थिति निर्मित हुई है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के कारण, आपसी गुटबाजी के कारण, आपसी समन्वय के कारण और चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, बिना टेंडर के जो काम दिया है, इसके चलते पूरे देश में छत्तीसगढ़ की छवि धूमिल हुई है। क्योंकि भारत स्काउट गाइड का जम्बूरी छत्तीसगढ़ में मेजबानी एक गौरव का विषय था।
बिल्कुल। और भाजपा ने इस गौरव के क्षण में भी भ्रष्टाचार करने का रास्ता ढूंढ लिया। चलिए ठीक है, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवनारायण पांडे जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवनारायण पांडे जी, कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के वो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं गुटबाजी है बीजेपी में, क्या कहेंगे आप? वास्तव में कांग्रेस को सावन में सब हरा हरा ही दिखता है, उसको सब जगह भ्रष्टाचार ही इसलिए दिखता है कि खुद भ्रष्ट पार्टी के रूप में स्थापित हुई छत्तीसगढ़ में। वास्तव में ये जो राष्ट्रीय जमहूरी है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आ चुका है, सारी चीजों को उन्होंने बिल्कुल कैटेगरिकली एक एक चीज को सामने रखा है। गर्व की बात है, हम छत्तीसगढ़ में हर इस प्रकार के राष्ट्रीय आयोजन पर गर्व करते हैं। कांग्रेस को बहुत ज्यादा अपराध बोध से ग्रसित होने की आवश्यकता नहीं, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, गौरवशाली हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो भी विषय है उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का भी बयान आ चुका है, उन्होंने खुद कहा है कि जो लेकिन शिवनारायण जी उस सवाल का जवाब दे दीजिए ना, जिसको बृजमोहन अग्रवाल ने भ्रष्टाचार अनियमितता को लेकर उठाया और रद्द कर दिया, और अब देखिए वो हाईकोर्ट चले गए हैं। देखिए, ये हाईकोर्ट जाना, देखिए हमारे लोकतंत्र में बहुत सारे फोरम हैं, वो अधिकार को लेकर और सारे विषय को लेकर वो प्रेजुडिस मामला है। भ्रष्टाचार का विषय लेके गए हैं ऐसा नहीं है कि कोई जांच एजेंसी बननी चाहिए, अभी तो काम शुरू हुआ है। अभी तो उस पर जो है बजटरी एलोकेशन 10 करोड़ का पहले से था, 5 करोड़ रुपए सिर्फ उसमें दिए गए, बाकी डिमांड पर आएगा। तो ये अचानक जो है उसमें भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? अभी तो सारा आयोजन हो रहा है, कोई अनियमितता अगर होगी तो भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे हैं, आपके सांसद ने इसी को आधार बनाते हुए रद्द करने का फैसला दिया है, जिसके वो चेयरमैन है। हम कहाँ कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ? तो फिलहाल जो स्थिति ये है कि जो राज्य इकाई है उसका पदेन जो है शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होता है, इसका गजट नोटिफिकेशन भी है। जो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का विषय अपनी जगह पर है, कोर्ट जो है किस चीज को डिसाइड करेगा और किस मांग को लेकर हाईकोर्ट जाने का मतलब तो साफ है ना सर, समन्वय की कमी है। खैर देखना होगा कि क्या कुछ मामले में आगे सुनवाई होती है और हाईकोर्ट में ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर, शिवनारायण पांडे, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं और अंतिम खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब स्विट्जरलैंड के दौरे पर जाएंगे और यहां पर वो कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आमंत्रण पर स्विट्जरलैंड जाएंगे। मुख्यमंत्री 19 से 23 जनवरी के बीच डावोस में होने वाली मंच की वार्षिक बैठक में भाग लेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री वैश्विक उद्योगपतियों, निवेशकों और नीति निर्धारकों से संवाद करेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, अधोसंरचना और रोजगार सृजन से जुड़ी योजनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेंगे। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश सरकार का एक उच्च स्तरीय अधिकारी दल भी दावोस जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री, सचिवालय, उद्योग, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी शामिल रहेंगे। बता दें कि इस दौरे का उद्देश्य मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश मानचित्र पर और मजबूत करना है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आमंत्रण पर स्विट्जरलैंड के डावोस जाएंगे। और चलिए फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।